हमारे पास मेन टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या स्कोप है। स्कोप के अंदर हमको एक ग्राफ दिया गया है, एम्प्लॉइज का प्रोस्पेक्ट्स, एम्प्लॉइज की हायरिंग, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, मेंटेन करना, इंडस्ट्रियल रिलेशन बना के रखना, इन सारी जगहों पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या क्षेत्र है, ये सारे के सारे क्षेत्र है। अब इन टॉपिक को हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने वाले। देखिए सबसे पहले वो क्या कह रहा है, अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होने जा रहा है। इस मेन टॉपिक में से आपको पता चल जाएगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। ये टॉपिक बहुत इजी है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो स्कोप है ना, उसके अंदर काफी सारी बातें आती हैं, काफी सारी एक्टिविटीज आती हैं। ये सारी एक्टिविटीज कौन सी हैं, ये सारी एक्टिविटीज कौन सी हैं? सबसे पहली है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, कौन कौन से काम आते हैं। तो पहला काम हमारे पास क्या है, पहला काम है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंपनी ये पहचान करती है कि मेरे पास कितनी जॉब्स के लिए जगह खाली है, या मेरे पास कंपनी में कितना स्टाफ एक्स्ट्रा है, या कितनी स्टाफ की मेरे पास शॉर्टेज है, और इस शॉर्टेज को या इस एक्सेस के साथ हमको डील कैसे करना है। मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अभी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब है? पहली बात तो मैं ये देखता हूं कि मुझे कितने लोगों की जरूरत है, मतलब मेरे पास कितनी जॉब की जगह खाली पड़ी है। दूसरी बात वो क्या कह रहा है, क्या मेरे पास जॉब, मतलब जो मेरे पास काम कर रहे हैं वो लोग, क्या वो ज्यादा है, क्या वो कम है, और अगर ये कम और ज्यादा है, अगर ये कम है या ज्यादा है, तो उनके साथ मुझे डील कैसे करना है। मतलब अगर मेरे पास इंप्लॉइज ज्यादा है या कम है, उस प्रॉब्लम को मैं सोल्व कैसे करने वाला हूं, उसके साथ में डील करने कैसे करने वाला हूं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंपनी ये पहचान करती है कि मेरे पास कितनी जॉब वैकेंट है, कितनी जगह खाली है। दूसरी बात, अगर मेरे पास इंप्लॉइज ज्यादा मात्रा में है या कम मात्रा में है, तो उन दोनों प्रॉब्लम के साथ मुझे अगर डील करना है तो डील कैसे करनी है। ये सारी बातें किस में आ गई, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आ गई। अब हमारा टॉपिक चल रहा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या स्कोप है। पहला स्कोप हमने स्टडी कर लिया, क्या? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। दूसरा स्कोप देखो क्या है। दूसरे स्कोप के अकॉर्डिंग हमारा जो दूसरा टॉपिक है दैट इज जॉब एनालिसिस डिजाइन। अब जॉब एनालिसिस डिजाइन क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है या इंपॉर्टेंट पार्ट है। जॉब एनालिसिस हमको ये बताता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द ईच एंड एवरी जॉब इन द कंपनी। मतलब कंपनी में जितनी भी जॉब है, कंपनी में जितनी भी जॉब है, हर जॉब के बारे में हमें जानकारी देता है। जानकारी भी कैसे? पूरी की पूरी डिटेल में। तो ये है हमारा जॉब एनालिसिस डिजाइन। जॉब एनालिसिस डिजाइन का क्या मतलब है? कंपनी में हमारे पास जितनी भी जॉब्स हैं, उन जॉब्स की हमें डिटेल में जानकारी मिलती है। ये कौन सी जगह से मिलती है? ये हमारी एक्टिविटी का नाम है। ये एक्टिविटी कौन सी है? जॉब एनालिसिस डिजाइन। ये भी रियलिटी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। अगली बात हमारी क्या है? ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का थर्ड स्कोप है। थर्ड स्कोप कह लीजिए या तीसरा क्षेत्र कह लीजिए, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। भर्ती और चयन। भर्ती का मतलब क्या होता है? हम लोगों को नौकरी पाने के लिए इनवाइट करते हैं। जैसे हमने अखबार में निकाल दिया कि हमारी कंपनी में जगह है, आप लोग फॉर्म भर दो, तो ये हो गया, हम लोगों को इनवाइट करते हैं नौकरी पाने के लिए।
अब जब लोग नौकरी पाने के लिए एप्लीकेशन लगा देंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन करने वाले हैं। तो भर्ती की बात करें या सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन बोले तो चयन की बात करें, ये दोनों टॉपिक, ये दोनों एक्टिविटीज भी किस में आती हैं, एचआरएम में आती है। तो ये भी एचआरएम का स्कोप है। तो हमारे पास जो भी डेटा इकट्ठा होता है जॉब एनालिसिस के बेस पर, जॉब एनालिसिस के बेस पर मैंने क्या किया था, हर जॉब के बारे में, हर नौकरी के बारे में मैंने डिटेल में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली थी। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन तो आ गई, अब इस इंफॉर्मेशन के आधार पर मैं क्या करने वाला हूं, एडवर्टाइजमेंट निकालने वाला हूं या न्यूज़पेपर में निकालने वाला हूं। तो दिस इज ए रिक्रूटमेंट। मैं लोगों को इनवाइट करूंगा कि आप अपनी एप्लीकेशन भरो, तो वो लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन भर देंगे। एप्लीकेशन आने के बाद मैं क्या करूंगा, इंटरव्यूज रखूंगा। तो इंटरव्यूज रखने के बाद मैं क्या करूंगा, जो सही इंप्लॉइज होंगे मैं उनको सिलेक्ट कर लूंगा, और जो दूसरे इंपॉर्टेंट इंप्लॉइज जो हमको लगता है कि अच्छे नहीं है, उस इंप्लॉइज को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो ये जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का काम है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट के अंदर मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर में निकलवा दिया, एडवर्टाइजमेंट में निकाल दिया, भाई मेरी कंपनी में जगह खाली है, लोग क्या करेंगे, न्यूज़ पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन लगाएंगे। एप्लीकेशन लगाने के बाद क्या करूंगा, फिर मैं उनकी एप्लीकेशन को देखूंगा, फिर मैं इंटरव्यू रखूंगा, लोग इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, फिर उनमें से मैं कुछ लोगों का सिलेक्शन करने वाला हूं और कुछ लोगों को मैं रिजेक्ट करने वाला हूं। तो ये रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, भर्ती और चयन, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक स्कोप है। तो स्कोप के अंदर मैं अब तक 3 बातें स्टडी कर चुका हूं, क्या, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस डिजाइन, और तीसरी बात हमने स्टडी की अभी, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की। कंपनी में कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जो ना ज्यादा हो ना कम हो, सुनीता ये तो कंपनी पे डिपेंड करता है ना, कंपनी बड़ी है या छोटी है, कितने लोगों की जरूरत है वहां पे नहीं है। कंपनी बड़ी है तो हो सकता है कि 1000 लोग भी उनको चाहिए हो, कंपनी अगर छोटी है तो हो सकता है कि 10 लोगों से भी काम चल जाए। पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, जरा कमेंट करके बताओ, क्योंकि अगर आप कुछ पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाया करें, और अगर कुछ बता रहे हैं तो फुल स्टॉप। सुइंदा अपना कमेंट जल्दी दोबारा से लिखिएगा एक बारी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप। क्या स्कोप है इसका, क्या क्षेत्र है। पहली बात हमने स्टडी की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, दूसरी बात हमने स्टडी की जॉब एनालिसिस डिजाइन, तीसरी बात हमने स्टडी की रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये 3 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं अब तक, सिंपल फॉर्म में। डिटेल में हम आगे भी स्टडी करेंगे इनको। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो हमारा स्कोप का टॉपिक अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ये स्कोप नंबर हमारा 4, ये स्कोप नंबर हमारा 5, ये स्कोप नंबर हमारा 6। जैसे हमने अभी प्लानिंग को स्टडी किया, फिर हमने जॉब एनालिसिस डिजाइन को स्टडी किया, फिर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को स्टडी किया, अब हम चल रहे हैं हमारा ओरिएंटेशन इन द इंडक्शन। अब ओरिएंटेशन और इंडक्शन के टॉपिक को आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो। जैसे कोई नई कंपनी के अंदर कोई नया बंदा काम करने के लिए आता है, मान लो आप नौकरी पे जाते हो, तो नौकरी पर जाने के बाद अगर आपको सभी लोगों से इंट्रोड्यूस किया जाता है, सबसे मिलवाया जाता है, पूरी कंपनी का चक्कर लगाया जाता है, बताया जाता है यहाँ पे ये काम होता है, यहाँ पे वो काम होता है, ये तुम्हारा बॉस है, ये तुम्हारा एम्प्लॉय है, ये तुम्हारा काम होगा, तुमको यहाँ पर जाना है, तुमको यहाँ पर नहीं जाना है, यहाँ पे वॉशरूम बना हुआ है, यहाँ पे रेस्ट रूम है, तो समझ लेना कि वो क्या हो रहा है, आपका इंडक्शन हो रहा है, आपका ओरिएंटेशन करवाया जा रहा है। जैसे आप स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको क्या कराया जाता है, सभी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है।
या आपका कोई फ्रेंड होगा, वो फ्रेंड आपको हर एक जगह पे घुमा के लाता है स्कूल के अंदर कि स्कूल में ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। आप समझ लीजिए कि वो क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस है ओरिएंटेशन की या इंडक्शन की। या क्लास में लगा लो, जब आप क्लास में जाते हो पहली बार तो टीचर क्या करता है, आपका इंट्रोडक्शन लेता है और सबसे आपको इंट्रोड्यूस भी कराता है। तो वो प्रोसेस क्या होती है, ओरिएंटेशन या कह लीजिए इंडक्शन की प्रोसेस है। सिंपल सी बात है। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर ओरिएंटेशन की। तो कहता है कि जैसे ही इंप्लॉइज का सिलेक्शन हो जाता है, जैसे ही इंप्लॉइज का सिलेक्शन हो जाता है, लोग नौकरी पे आ जाते हैं, तो हम उसको क्या कराते हैं, सबसे पहले इंडक्शन या ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ओरिएंटेशन कराना या इंडक्शन कराना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंप्लॉइज को इंफॉर्म किया जाता है कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, कंपनी के क्या कल्चर है, कंपनी की क्या वैल्यूज है, कंपनी के क्या नैतिक मूल्य हैं, कंपनी के दूसरे इंप्लॉइज के साथ भी उसको मिलवाया जाता है। मतलब जब भी कोई नया पर्सन काम पे आता है तो उसको कंपनी के बारे में सब कुछ बताया जाता है, कंपनी का कल्चर, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन, कंपनी के इंप्लॉइज, कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है, कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, ये सारी बातें उसको बताई जाती हैं। इन सारी बातों से हम क्या करते हैं, वर्कर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। दैट इज इंडक्शन और ओरिएंटेशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब सोच के देखिए, कोई भी बंदा काम करने के लिए आ जाएगा, उसको काम के बारे में तो नहीं पता। अगर किसी भी पर्सन को हम काम पर सीधा लगा दें तो वो क्या करेगा, मशीनरी का गलत उपयोग करेगा। कंप्यूटर चलाएगा तो कंप्यूटर को उसको पता नहीं है, कंप्यूटर का चलाना तो आता है पर सॉफ्टवेयर का पता नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी पड़ती है। जब हम ट्रेनिंग दे देते हैं तो वो अपने काम में गलतियां कम करते हैं। अब काम में गलतियां कम होंगी तो एक तो फर्म का टाइम बचेगा, फर्म का पैसा भी बचेगा और काम भी बहुत अच्छे से होने वाला है। इसलिए जब इंप्लॉइज सिलेक्शन में आ जाते हैं, इंप्लॉइज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हम सबसे पहले उनका फर्म में इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया तो आप उनको ट्रेनिंग दो। अब ट्रेनिंग फर्म के लिए खर्चा भी होती है और ट्रेनिंग फर्म के लिए प्रॉपर्टी भी होती है, क्योंकि ट्रेनिंग पे अगर आप एक बार पैसा खर्च कर देते हो तो वो इंप्लॉइज बार बार गड़बड़ी नहीं करने वाला और काम को बहुत अच्छे तरीके से करने वाला है। तो ट्रेनिंग क्या है, तो हर इंप्लॉय को हम ट्रेनिंग के अंडर में भेजते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या करेगा, उसकी परफॉर्मेंस को बेटर कर देगा। जो भी वो काम करेगा वो काम पहले से बहुत अच्छे तरीके से करेगा। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं वो पहले के जो स्टाफ होते हैं उनके लिए भी रखे जाते हैं, ताकि उनका एक्सपीरियंसेस अच्छे से हो जाए। और ट्रेनिंग प्रोग्राम हम रिफ्रेशर वालों के लिए भी रखते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम जब हम बार बार करते हैं तो वो रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इज वन एरिया वेयर द कंपनी स्पेंड्स ए ह्यूज अमाउंट। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक ऐसा एरिया है जहां पर कंपनी अपना बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करती है। क्यों करती है, एम्प्लॉइज गड़बड़ ना करें। आपकी 50 लाख की मशीन है, सोच के देखो, 50 लाख की मशीन के ऊपर आपने एक नए बंदे को काम करने के लिए रख दिया, क्या करेगा वो, गड़बड़ी करेगा, माल अच्छे से बनाने नहीं वाला, गलत प्रोडक्ट रेडी करेगा, मशीन खराब होएगी, वो अलग बात। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने उसके ऊपर 10,000 रुपए खर्च कर दिए, ट्रेनिंग दे दी, तो क्या करेगा, हमारी मशीन भी बची रहेगी, काम भी अच्छे से होता रहेगा और कुछ गड़बड़ भी नहीं होने वाली। तो ट्रेनिंग दे देने से हालांकि हमारा खर्चा तो हो ही जाता है, एक जगह पे देखे तो हमारा खर्चा हो जाता है, पर हम फ्यूचर के होने वाले लॉसेस से खुद को बचा भी लेते हैं। क्योंकि कोई भी इंप्लॉय अगर बार बार काम करेगा, बार बार गड़बड़ी करेगा, वो तो महीने के लास्ट में तो सैलरी मांग लेगा, वहां पे भी हमारा नुकसान होने वाला है। और काम करते करते जो गड़बड़ी करेगा वहां से भी हमारा नुकसान होने वाला है। तो अपने को क्या करना है, उनको पहले से ट्रेनिंग दे दो ताकि गड़बड़ी ना करे। ठीक है, तो अपने को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर इसलिए कंपनी क्या करती है, बहुत अच्छा खर्चा कर देती है। अब ट्रेनिंग जरूरी नहीं है कि जो नए इंप्लॉई आएंगे उसके लिए होती है, जो पहले से काम कर रहे हैं लोग उनको भी हम बार बार बीच में से ट्रेनिंग देते रहते हैं। वो थोड़े रिफ्रेश भी हो जाते हैं, हंसी माहौल का एक माहौल भी पैदा हो जाता है, हंसी हंसी खेल का, और कहीं ना कहीं वो कुछ नया नया सीख भी जाते हैं। इसलिए ट्रेनिंग नए लोगों को तो दी ही जाती है, जो पहले से काम कर रहे हैं लोग उनको भी ट्रेनिंग दे ही दी जाती है। तो दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आगे देखिए हमारा है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब है, जब इंप्लॉइज को हमने नौकरी पे रख लिया, सबसे मिलवा दिया, ट्रेनिंग दे दी, काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब काम करना शुरू कर दिया तो अब वो हम क्या करेंगे, उनकी काम की चेकिंग करेंगे। एक बंदे ने बोला था कि मेरे पास इतनी सारी क्वालिटीज हैं,
मैंने ठीक है मान ली, नौकरी पे भी रख लिया, ट्रेनिंग भी दे दी। अब मैं 1 साल के बाद उसकी काम की चेकिंग करूंगा। क्यों? तूने तो भाई ऐसे बोला था कि मेरे को ये काम आता है, ये काम आता है। तुम 1 साल के बाद जो उसने बोला था और जो उसने किया, उन दोनों की काम की मैं क्या करने वाला हूं, कंपैरिजन करने वाला हूं, तुलना करने वाला हूं। तो जब मैं ये तुलना करता हूं ना फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब उसकी परफॉर्मेंस की मुझे मूल्यांकन कर रहा, उसने जो परफॉर्म किया है उसको मैं क्या करने वाला हूं, मूल्यांकन करने वाला हूं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? कहता है कि जब कंपनी एक बार काम करने लग जाती है तो 1 साल के बाद उसकी सर्विसेज की हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल कौन करता है? ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है। कैसे करता है? उसके काम की, उसकी दी हुई सर्विसेज की, उसके किए हुए काम की हम बहुत अच्छे से चेकिंग करते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस अप्रेजल, जब हम उसके काम का मूल्यांकन कर लेते हैं, अगर हम उससे संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर उसको क्या देने वाले हैं? फ्यूचर में हम उसको प्रमोशन देने वाले हैं, इंसेंटिव देने वाले हैं, और हो सकता है कि उसकी सैलरी भी इंक्रीज कर दें। उसकी सैलरी हो सके तो हम और आगे डिसाइड भी कर सकते हैं। तो अगर हम उसके काम से, उसकी परफॉर्मेंस से अगर हम क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उसके लिए बेटर है। उसको हम प्रमोशन दे सकते हैं, सैलरी बढ़ा सकते हैं, उसको इंसेंटिव दे सकते हैं, उसकी सैलरी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस मतलब होने वाले हैं। दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब उसके काम का मूल्यांकन करना। तो यहां पर हम कौन सा टॉपिक स्टडी कर रहे थे? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप। स्कोप के अंदर हमने अब तक 6 टॉपिक स्टडी किए हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब डिजाइन एनालिसिस, फिर हमने ये 3 टॉपिक स्टडी किए हैं। इन 3 टॉपिक के साथ साथ हमने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्टडी किया, हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल स्टडी किया, परफॉर्मेंस अप्रेजल के साथ साथ हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। तो स्कोप के अंदर मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, स्कोप के अंदर अब तक हम क्या स्टडी कर चुके हैं? स्कोप के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं जॉब डिजाइन एनालिसिस, हम स्टडी कर चुके हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, हम स्टडी कर चुके हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, हम स्टडी कर चुके हैं ओरिएंटेशन, फिर हमने स्टडी किया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर हमने स्टडी किया परफॉर्मेंस अप्रेजल। सबसे पहले हमने क्या किया थी? उनकी प्लानिंग की थी। फिर हमने जॉब की जितनी भी पोस्ट है उसको ध्यान से देखा, लोगों को नौकरियों के लिए रिक्रूट किया, सिलेक्शन किया, फिर उनको कंपनी में सबसे इंट्रोड्यूस कराया, उनको ट्रेनिंग दी, फिर अब उनके काम की चेकिंग की। तो ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप है। तो स्कोप के अंदर अब तक हम 6 बातें स्टडी कर चुके हैं। एंड द लास्ट वन इज कंपनसेशन प्लानिंग एंड रिम्यूनरेशन। मतलब हम क्या करने वाले हैं, उनको टाइम पर सैलरी वगैरह देने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनको टाइम पर सैलरी नहीं देते, उनको सेटिस्फाई नहीं करते, तो क्या होंगे, हमारी कंपनी को छोड़कर जाने वाले हैं। तो अब उनको क्या करना है, हमको रिम्बर्स करने वाले हैं। मतलब देयर आर द वेरियस रूल रिगार्डिंग compensation and the other benefit. So it is the job of the human resource department to look on the reimbursement and the compensation planning. तो ये human resource department का अभी काम है कि वो इस बात की और बहुत खास तौर पे ध्यान रखें कि हमें उनको रिम्बर्स भी करना है और कुछ और बेनिफिट भी देने होते हैं। क्योंकि अगर इंप्लॉय सेटिस्फाई नहीं है तो क्या करेंगे, हमारी कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे। हमने उनको 2 साल तक काम सिखाया, अब वो 1 सेकंड में हमारी कंपनी को छोड़ के चला जाए तो उसका बेनिफिट दूसरी कंपनी को मिल जाएगा, दूसरी कंपनी उसको 10,000 फालतू देगी, रख लेगी अपने पास। तो ये नुकसान हम नहीं वहन कर सकते, क्योंकि किसी भी इंप्लॉय को रखना, समझाना, काम सिखाना बहुत टिपिकल प्रोसेस होती है। और वो इंप्लॉय 1 सेकंड में छोड़ के चला जाए, वो भी हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से, तो ये हम नहीं होने दे सकते। तो इसलिए हमें उनको टाइम पर कंपनसेट करना होता है, कुछ अदर बेनिफिट्स भी देने होते हैं। और ये काम किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को कहा जाता है कि भाई तुम कंपनसेशन को लेकर और रिम्बर्समेंट को लेकर, रिम्यूनरेशंस को लेकर, पारिश्रमिक को लेकर बहुत अच्छे प्लानिंग कर लो। ये प्लानिंग का काम भाई आपका है, पता चले कि हमारी फर्म को कोई छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो ये हमने स्कोप के अंदर 7 पॉइंट्स स्टडी कर लिए। और ये टॉपिक वो टॉपिक है जो हमारे आगे बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए इन टॉपिक पे मैं थोड़ा सा अभी आपको थोड़ा डिटेल में बताता जा रहा हूं। डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि आगे टॉपिक स्टडी करने हमारे बहुत इजी हो जाएंगे।